एक बार ये देख लेना मेरा ये अटैच्ड है कि, वरना वॉइस ही नहीं आती है, सारा काम गड़बड़ा जाता है ना। अटैच्ड है, ठीक। चलो, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमने देखा कि हमारे करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए क्या हमारे पास रिक्विजिट करंट एसेट्स है कि नहीं, और दूसरी बात हमने देखा कि क्या अगर हम एकदम स्पेसिफिकली बात करें कि भाई हमारे पास में एकदम लिक्विड फंड्स की बात करें कि कितना लिक्विड फंड्स हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमने बोला कि एक करंट रेशियो निकाल लो, दूसरा क्विक रेशियो निकाल लो। करंट रेशियो निकालोगे तो पता चलेगा कि भाई टोटल करंट एसेट्स कितने हमारे पास में है, क्विक रेशियो निकालोगे तो पता चलेगा कि कितने करंट एसेट्स ऐसे हैं जो कि रिकवरेबल हैं, जो कि रियलाइजेबल हैं तुरंत कैश के अंदर, और तुरंत कैश रियलाइज करके हम अपने करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये मेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर कमेंट करता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब कि इफ द फर्म और द कंपनी इज कैपेबल इनफ टू पे देयर करंट लायबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद द करंट एसेट्स, ठीक है। तो उसमें हमने दो रेशियो किया, इस दो रेशियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस किए हमने वो किया। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्वेश्चंस थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड बेस के क्वेश्चंस थे वो ये क्वेश्चंस थे कि भाई हमारे पास में जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पे कमेंट करना था कि वो चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस आपको वैसे बनाने होंगे, ठीक है, जिसमें कि आप ये कवर कर पाए, समझ पाए और समझा पाए कि कैसे वो रेशियोज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या उनमें नो चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आने के मोस्टली चांसेस हैं। अब सेकंड जो हम लोगों को सेगमेंट ऑफ रेशियोज पढ़ना है, वो सेकंड सेगमेंट ऑफ रेशियोज हम लोगों का है सॉल्वेंसी। ये भी सॉल्वेंसी है, वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था, ये क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अपने को क्या कमेंट करने को बोलता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अपने को ये बताता है कि हमारे पास जो डेट फंड है, डेट फंड समझते हैं, डेट फंड का मतलब होता है बोरोड कैपिटल, जो हमने बोरो किया है लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए, ठीक है, जैसे डिवेंचर्स हो गए, जैसे बैंक लोन हो गया, ये सारी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस के डेट हैं। हमारे पास में क्या कंपोजिशन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डेट फंड एंड इक्विटी फंड हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास में डेट फंड होंगे तो उससे हमने कमिटमेंट होगा हमारा डेट फंड के ऊपर। पहला कमिटमेंट होगा इंटरेस्ट का कमिटमेंट, दूसरा कमिटमेंट होगा हमारा, पहला इंटरेस्ट कमिटमेंट होगा और दूसरा हम लोगों का रिपेमेंट कमिटमेंट। क्या होगा, उजाम बहुत है क्या? अच्छा, चलिए, तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों को क्या चेक करना है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में, कि अगर हमारे पास डेट फंड्स ज्यादा हैं तो डेट फंड्स के होने की वजह से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस अंडर द सॉल्वेंसी, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहाँ पे अपने को 4 रेशियो पढ़ना है, 4 रेशियो में से 2 रेशियो से आप लोग पहले से फैमिलियर हैं थोड़ा थोड़ा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था बीएस के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट फंड लेने की कोशिश करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखना चाहिए कि हमारे प्रॉफिट के पास इतनी, ये मैंने ऑनलाइन में ही पढ़ाया था एकदम शुरुआत में, ठीक है, जिसमें मैंने 2 रेशियो पढ़ाया था आपको अगर याद हो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था और एक पर बहुत बहुत चर्चा हुई थी, ठीक है, बिल्कुल एकदम आप लोगों ने हालत खराब कर दी थी डीएससीआर में, खुद की भी मेरी भी, ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसमें कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे कि क्या हमारा बोलिए, क्या हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स इतना है कि जिससे हमारे डेट फंड के इंटरेस्ट को हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। क्या फॉर्मूला था आईसीआर का, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, तो एक ये वाला हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं मोर और लेस, ठीक है, और एक ये वाला रेशियो हम लोग मोर और लेस पढ़ चुके हैं, इसका कंप्यूटेशन नहीं पढ़ चुके, लेकिन हाँ क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। और एक ये वाला और ये वाला जो नया पॉइंट है प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये अपने को देखना है। तो ये इतने रेशियोज हैं जो हम लोगों को चेक करना है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो अपना क्या बताता है, ध्यान से हम लोग अगर देखें तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अच्छा अभी तक मैंने आपसे बस इतना चर्चा किया है डेट टू इक्विटी रेशियो से रिलेटेड कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना कंपोनेंट डेट का है और कितना कंपोनेंट इक्विटी का है। इसको जब हम लोग रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं तो इसको हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, बोलता है डेट टू इक्विटी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज
आगे बोलता है दैट इज एक्सटर्नल डेट, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज दैट इज एक्सटर्नल डेट। पहले ये एक्सटर्नल डेट की बात करता है और दूसरा इंटरनल इक्विटीज। देखो दोनों को बेटा ये इक्विटीज ही लिखता है, दोनों को इक्विटीज ही लिखता है। एक को बोलता है एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बोरोड फंड और दूसरे को बोलता है इंटरनल इक्विटीज। इंटरनल इक्विटीज का मतलब क्या हो गया? ओनर्स फंड, ठीक है, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इट इज कंप्यूटेड टू असेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। अब बात यहां आके फंसती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस डेट इक्विटी रेशियो से कैसे डिराइव हो जाता है बताइए? डेट इक्विटी रेशियो साउंडनेस से कैसे कमेंट कर सकता है, यही समझना है। बिकॉज बाकी तो काम करना है, बाकी तो क्या करना है कि डेट का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेट निकालो इक्विटी निकालो, बात खत्म, ठीक है। साउंडनेस में मतलब कि फाइनेंशियल साउंडनेस में डेट और इक्विटी कैसे ये डिस्कस करा पाएगा या समझा पाएगा कि साउंडनेस है या नहीं है? इक्विटी ज्यादा है तो अच्छा है और डेट ज्यादा है तो फिर अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्क नहीं करता है तो? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो पढ़ा है आपने, ठीक है। तो आपको ऐसा कॉम्पोजिशन मतलब कि डेट टू इक्विटी, ठीक है। इसके बाद भी चलो फाइनेंशियल साउंडनेस में हमने बात करी, इसने बोला कि अगर इक्विटी ज्यादा है तो हमारे पास में ओनर्स फंड ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट के ऑब्लिगेशन ये सारे क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डेट इक्विटी रेशियो हो, वो डेट इक्विटी रेशियो इस तरह का होना चाहिए जिससे क्या हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पढ़ा है ना आपने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हाँ, किसका? तो कहाँ रहते हैं सब? 5-7 पड़ोसी लोग, सब लोग ना क्या कर रखे कि इतना सब लोग साथ मिलकर के आंसर देंगे, साथ में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लाइन 1 से 10 तुम्हारा, 10 से लेकर के 15 तक मेरा अधिकार है। 10 से 15 के बीच में अगर क्वेश्चन आया लाइन नंबर 10 से 15 के बीच में तो तुम सबको लिखवाओगे। आप लोग का भी यही हाल चल रहा है। अकेले अकेले पेपर देना है भाई कि साथ में पेपर देना है? हाँ, अच्छा, किन लोगों का साथ में फॉर्म भराया है? मतलब आगे पीछे किन का फॉर्म भरा है? तुम लोगों से कोई ऐसा है जिसका आगे पीछे फॉर्म भरा है? नहीं है। तुम लोग का स्कूल में सीरियली फॉर्म भरा है क्या? नेम के रोल नंबर किसी का आगे पीछे नहीं है? रोल नंबर वाइज भराया है या अल्फाबेटिकली भराया है फॉर्म तुम लोगों का? रोल नंबर वाइज भराया है। अच्छा, रोल नंबर तुम लोगों को अल्फाबेटिकली मतलब एडमिशन के हिसाब से नहीं मिला हुआ है, अल्फाबेटिकली मिला हुआ है। नॉन अटेंडिंग में तो एडमिशन के हिसाब से होता है ना। तो देख लो किसी का आगे पीछे अगर है तो उसका सिटिंग अरेंजमेंट भी आगे पीछे ही आएगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा है। चलो खैर, आइए हम लोग फाइनेंशियल साउंडनेस पे कमेंट करते हैं। बोलता है कि हमारे पास में अगर ज्यादा एक्सटर्नल इक्विटी होगी मतलब अगर ज्यादा डेट फंड होगा तो हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा इक्विटी फंड होगा तो कंपनी के ऊपर अर्न करने की कैपेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बिकॉज इक्विटी फंड वाले जो इंटरनल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड वाले लोग होते हैं उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, बिकॉज उनका रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेट इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा डेट फंड ले रखा है, बहुत ज्यादा डेट आपके पास में है, तो फिर आपको उसके रीपेमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। अगर बहुत कम डेट आपके पास में है तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या था, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता था कि अगर आपके पास में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस है, इंटरेस्ट है कोई डेट का, तो उसके वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट होता था और डेट फंड होने की वजह से ईपीएस क्या होता था? राइज करता था। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने 2 कंडीशंस दे करके देखा था कि अगर एक कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग लेके देखा था, एक में डेट फंड था, एक में डेट फंड नहीं था। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, जिस केस में डेट फंड था वहां पे ईपीएस आपका क्या आया था? ज्यादा आया था। 2 बातें हमने करी थी कि 2 चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या करेगा? वर्क करेगा, ठीक है। तो इसी सब के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है, ठीक है। बोलता है एक्सटर्नल इक्विटीज और एक्सटर्नल डेट्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस पेबल टू द आउटसाइडर्स, दे इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है।
बोलता है दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक तो इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? अच्छा, सबसे पहले डेट टू इक्विटी कौन सा रेशियो है? बैलेंस शीट रेशियो है या एसपीएल रेशियो है? डेट टू इक्विटी बैलेंस शीट रेशियो है या एसपीएल रेशियो है? बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल फंड्स भी कहाँ मिलेंगे? एक्सटर्नल इक्विटीज भी बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगी, इंटरनल इक्विटीज भी कहाँ मिलेंगी? बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगी। मतलब डेट भी आपको बैलेंस शीट का कंपोनेंट है, इक्विटी भी आपको कहाँ का कंपोनेंट है? बैलेंस शीट का कंपोनेंट है, ठीक है। बोलता है डेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, दे आर शोन एज नॉन करेंट लायबिलिटीज इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब आपको अगर डेट कंपोनेंट खोजना है तो डेट कंपोनेंट खोजने के लिए आपको कौन से हेड में जाना पड़ेगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इक्विटी फंड खोजना है तो इक्विटी एंड लायबिलिटी तो मेन हेडिंग हो जाती है सबकी, नॉन करेंट लायबिलिटीज भी तो उसी के अंदर आता है। कौन से हेड में जाना? शेयर होल्डर्स फंड में जाना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी अगर खोजना है तो शेयर होल्डर्स फंड में जाना पड़ेगा, डेट अगर खोजना है तो कहां जाना पड़ेगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। आपको कुछ समझ में आया? देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, एनसीएल, सीएल, ठीक है। इधर क्या होता है? एनसीए, सीए। मोर और लेस जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है तो यही होता है ना कि शेयर होल्डर्स फंड हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गई, करेंट लायबिलिटीज हो गई, नॉन करेंट एसेट्स हो गया, और ये क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। कल अपन ने पता क्या कर लिया था? यही रिलेशन तुम्हारा था, ठीक है। पहला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में, समझ में आ रहा है? मतलब हमने सीए और सीएल को कंपेयर कर, आपको ना पता है क्या, आपको अगर बैलेंस शीट और एसपीएल का हेडलाइंस याद है ना तो आप रेशियो में बड़े कंफर्टेबल रहोगे। हम लोग अभी बैलेंस शीट रेशियो पे चल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट जो पहला भी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी था दैट वाज अ बैलेंस शीट रेशियो, हियर इट इज आल्सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इट्स आल्सो बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। अब देखो ना बैलेंस शीट रेशियो कैसे है, यहाँ पे कल हमने सीएसीएल को देखा, बैलेंस शीट रेशियो है। अब एलए जो निकलता है मतलब लिक्विड एसेट, वो भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का ही पार्ट है ना। सीए में ही तो कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो हम लोगों का क्या निकल जाता है? लिक्विड एसेट। बात समझ में आ रही? तो लिक्विड रेशियो भी तो बैलेंस शीट रेशियो ही रहा, और कंपोनेंट भी क्या रहा? सीए और सीएल ही रहा। अब देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आगे आते हैं। अब आज हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां जो दोनों कंपोनेंट है, एनसीएल वाले कंपोनेंट से उठेगा डेट और शेयर होल्डर फंड से उठेगा क्या? इक्विटी। मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन शो करने के लिए जो आपके बेसिक एलिमेंट्स होंगे सॉल्वेंसी पोजीशन वाले, वो सारे कहां से ड्रैग आउट होंगे? सॉल्वेंसी पोजीशन के रेशियोज कहां से ड्रैग आउट होंगे बेटा? बैलेंस शीट से ड्रैग आउट होंगे। ड्रैग आउट समझ रहे हैं? मतलब फीचर्स कहां से निकाले जाएंगे? जो भी वेरिएबल से कहां से निकाले जाएंगे? बैलेंस शीट से निकाले जाएंगे। अच्छा, अगला एक रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेट। टोटल एसेट्स टू डेट, तो ये भी तो बैलेंस शीट से ही डिराइव्ड है, समझ में आ गया? तो और प्रोप्राइटरी रेशियो के भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी बैलेंस शीट से ही डिराइव होते हैं। लेकिन आपका जो सबसे लास्ट रेशियो आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दोनों एलिमेंट कहां से डिराइव होता है? ईबीआईटी भी कहां का पोर्शन है? एसपीएल का पोर्शन है, और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी कहां का पोर्शन है? एसपीएल का पोर्शन है, ठीक है। तो ये सारे आपके पोजिशनल रेशियोज हैं। पॉज कर देना बेटा उसको। हेलो हाँ, तुरंत इसको यहाँ पे ना अपलोड पे लगा देंगे, समझ रहे हो? वो बेकार कोई ऑनलाइन करता वरता है नहीं था क्या? नहीं, तब फिर लगा दो। क्या वो हर्ष पे टेंशन? चलो विशेष ऐड कर दो यार, ठीक है। नहीं तो फिर वो चिराग पे चढ़ जाएगा और उसको पता है कि चिराग ही कैमरा ऑपरेट करता है। आ जाओ। अच्छा, तो देखो हमने कल जो बात करी ये समझाया कि इधर का कंपोनेंट काम कर रहा है। फिर अभी ये जो रेशियो काम कर रहा है अपना डेट इक्विटी रेशियो, ये बेसिकली किस चीज पे लेकर वर्क कर रहा है? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज पे काम कर रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो भी यही काम करेगा, लेकिन आपका जो आईसीआर है, आईसीआर कहां काम करेगा? एसपीएल पे काम करेगा। अब ध्यान से समझना, ये बैलेंस शीट आपका क्या बताता है? बैलेंस शीट क्या बताता है? नहीं, हमको एक शब्द चाहिए, एसेट लायबिलिटी कैपिटल नहीं चाहिए। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एसेट लायबिलिटी कैपिटल बोलेंगे। क्या 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 एक ही वर्ड बोलते भाई, पोजीशन बताता है हमको, बस यही शब्द सुनना है भाई, पोजीशन बताता है। आप हमको घुमाएंगे एसेट लायबिलिटी कैपिटल में, हम नहीं घूमेंगे ना आपके साथ।
आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक शब्द बोलेंगे। पोजीशन बताता है, ये क्या बताता है? एसपीएल क्या बताता है? यही बताता है ना, ठीक है। ये पोजीशन बताता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ठीक है। अब हम अपना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में सिर्फ क्या चेक कर रहे थे? सिर्फ क्या चेक कर रहे थे? पोजीशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम पोजीशन भी चेक कर रहे हैं और एक पॉइंट पे आके एक और चीज चेक कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों चेक कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी? इसको भी एक टर्म में बताइएगा। हमारे ऊपर क्या है? एक रिस्क है, नाम बताइएगा उस रिस्क का। इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन है, उसका रिस्क है, उस रिस्क का नाम चाहिए अपने को। दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रिस्क चेक कर रहे हैं अपना? अगर हम आईसीआर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कौन सा रिस्क चेक कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क चेक कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? हमको नहीं बताना, सब आपसे ही निकलवाना। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? हिंदी में बता दो यार। लाइबिलिटी तो है ही नहीं बेटा मेरे वहां। तुम सोचो ना, कौन सा दो कंपोनेंट, एक ईबीआईटी दूसरा इंटरेस्ट है। जो भी हम लोगों का इंटरेस्ट आएगा उसको हम अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करके पे कर पाएंगे कि नहीं अब कर पाएंगे, यही रिस्क बता रहे हैं ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या था आईसीआर का? बोलता था ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। मतलब क्या मेरा इंटरेस्ट मेरे ईबीआईटी में कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्यों प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज द एलिमेंट इन दैट? ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे ये है कि भाई देखो, दो बातें कर रहा है। पहली बात कर रहा है कि आपका पोजीशन डेट वाइज क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा, डेट का एंसिलियरी कंपोनेंट, ये इंटरेस्ट क्यों राइज कर रहा है। अगर डेट नहीं होता तो क्या हम लोगों को आईसीआर की बात करने की जरूरत पड़ती? इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज डेट है, ठीक है। अगर डेट ही नहीं हो, 100% इक्विटी ओन्ड कंपोनेंट हो, तो आईसीआर की बात करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो सॉल्वेंसी क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास में क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, इक्विटी फंड में सॉल्वेंसी चेक करने का आवश्यकता पड़ेगा क्या? इज देयर एनी नीड टू चेक द सॉल्वेंसी व्हेन वी आर हैविंग ओनली द इक्विटी फंड? क्यों? नो तो ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विटी को हमको अभी तुरंत पेमेंट नहीं करना है। इक्विटी का पेमेंट ऑब्लिगेशन फिक्स नहीं होता है, इक्विटी को रीपेमेंट करने का भी जरूरत नहीं है, तो सॉल्वेंसी पे हिट नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंसी पे हिट तो तब आ रहा है ना जब हमको पेमेंट करने का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? आदमी को डूबने का खतरा कब है? जब पानी हो जाएगा। और आदमी को डूबने का खतरा, बिजनेस को डूबने का खतरा कब है? जब बिजनेस के पास एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंसी चेक करने का जरूरत ही कब है? जब हमारे पास में डेट कंपोनेंट हो, ठीक। अगर हो ही नहीं, अगर इक्विटी कंपोनेंट है, तो फिर अपने को दूसरे तरह की चीजें कैलकुलेट करनी है, मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंसी का तो कंपोनेंट नहीं आएगा ना। अपने को इस बात का तो डर नहीं है ना कि हमारे एसेट्स कहीं कम ना पड़ जाए, ठीक है, हमारे रीपेमेंट से। ऐसा तो पोजीशन तभी आता है ना जब हमारे पास में क्या है? लायबिलिटीज है, डेट। क्या यहां तक बात समझ में आती? आइए अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सीबीएसई क्या गाइडलाइन वाइडलाइन वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग आगे की बात देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। आई अब एक बात कर रहा है ये प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है। प्रोविजन से रिलेटेड बात इसलिए कर रहा है बिकॉज प्रोविजन पच नहीं रहा है अपने को, ठीक है। प्रोविजन अपने को इसलिए नहीं पच रहा है बिकॉज अभी तक हमने प्रोविजन के बारे में क्या समझा? आप क्या जानते हैं प्रोविजन के बारे में? प्रोविजन कहां से क्रिएटेड होते हैं? प्रॉफिट से क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। किसका फंड होता है? ओनर्स का फंड होता है, ठीक है। तो फिर जब ये ओनर्स का फंड होता है तो भाई डेट कंपोनेंट में क्यों डाल दिया गया? बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। प्रोविजंस ओनर का फंड होता है तो इसको डेट कंपोनेंट में क्यों डाल दिया गया?
क्योंकि डेट के क्या बारे में क्या बोलता है, डेट जब कैलकुलेट करना है तो क्या उठा लीजिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, और साथ के साथ में क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो समझ में आता है, बहुत आसानी से समझ में आता है, डिवेंचर्स हो गए या बैंक लोन हो गए या टर्म लोन हो गए जिनका ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है, 12 महीने से ज्यादा का है। ठीक है, तो उनको हम लोग लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी हम लोग क्यों डेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को क्यों कंसीडर किया जाता है कि वो किसका पोर्शन है, डेट का पोर्शन है। क्लियर है, क्योंकि यही चीज समझने वाली है, बाकी और चीजें तो नॉर्मल है और कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बोलता है प्रोविजन इज मेड टू मीट अ लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट इज प्रोवाइडेड बाय मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट। बुद्धि लगाना बाबू, इसको क्यों एक्सटर्नल में रख रहा है। ठीक है, प्रोविजन अपन क्यों बनाते हैं, ठीक है, नोन लाइबिलिटी जिसका अमाउंट डैश है, पढ़ा रखे, नोन लाइबिलिटी जिसका अमाउंट अनसर्टेन है, उसको प्रोवाइड फॉर करने के लिए हमने क्या बना दिया, प्रोविजंस बना दिया। और जब भी प्रोविजंस बनता है, एंट्री क्या होती है, बैलेंस इन एसपीएल अकाउंट डेबिट टू सर्टेन प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, मतलब हम इसका नेचर क्या रख रहे हैं, लाइबिलिटीज का रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ये जब बढ़ता है हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटीज का। आई बोलता है since long term provisions are in the nature of long term liability, they are included in external equities, that is external debt, in spite of the fact that the amount may be different at the time of settlement of liability। बोलता है क्योंकि अभी प्रोविजन बनाया ही इसलिए है बिकॉज हमारे पास में रीजनेबल सर्टेनिटी है ही नहीं। ठीक है, वी डोंट हैव द रीजनेबल सर्टेनिटी। बात ये समझ में आ रही है, रीजनेबल सर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम रीजनेबल सर्टेनिटी की बात करें तो हमारे पास अकरेंस तो रीजनेबल है, अकरेंस हमारे पास सर्टेन है, लेकिन उसका अमाउंट क्या सर्टेन है। हम तो जानते ही है कि भाई हम कोई भी प्रोविजन बनाते हैं तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, उसके बाद डिपेंड्स अपॉन कि वो लाइबिलिटी जो अकर हो रही है वो क्या हो सकती है, उसका अमाउंट या तो प्रोविजन से ज्यादा या तो प्रोविजन से कम या तो प्रोविजन के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जब तक हमें उस नोन लाइबिलिटी के अकरेंस की जानकारी नहीं है, हम सबसे प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या हो सकता है, सबसे प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट यही हो सकता है कि प्रोवाइड फॉर किए हुए एलिमेंट को हम क्या बना ले, अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की फिगर बना ले। फिर आप बोलेंगे सर अगर मान लिया कि ये जो लाइबिलिटी है ये सेटलमेंट के टाइम चेंज हो जाएगी, तो चेंज होने के साथ साथ जो उसका इफेक्ट होगा वो रेशियो पे भी क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास में तो और कोई ऑप्शन है नहीं, अपने पास में क्या ऑप्शन है, अपने पास में वही ऑप्शन है कि जो प्रोविजन का अमाउंट है उस अमाउंट को हम अपने क्या बना सकते हैं, अभी लाइबिलिटी ट्रीट कर सकते हैं। आगे अब बोलता है, आपको बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अपन को पता है कि क्या होती हैं, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, हम लोग सीधे रेशियो पे जा रहे हैं। और रेशियो पे थोड़ा ध्यान से समझने का है। बोलता है डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, दैट इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और इक्विटी के बगल में इसने लिखा शेयर होल्डर्स फंड। और आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब ये पता है क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट को, ठीक है, बैलेंस शीट को लिखता चला जा रहा है बस। आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या किया, बैलेंस शीट को तोड़ा इसने, ठीक है, दोनों ऊपर वाले कंपोनेंट को उठा करके इसने कहां डाला, इक्विटी के अंदर। देखिए इक्विटी का जब उसने डेफिनेशन दिया, इक्विटी के डेफिनेशन में उसने शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला फॉर्मूला डाला क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलिए भाई कोई दिक्कत इस वाले, अभी और को छोड़ दीजिए, और आपको बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, और को रहने दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यही दो चीज इसके अंदर होती है। तो अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, इक्विटी कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, यही इक्विटी है।
ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल में भी कोई डाउट रहता है क्या? शेयर कैपिटल में क्या सिर्फ इक्विटी लेंगे कि प्रेफरेंस भी लेंगे? टोटल लेंगे भाई, टोटल लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड बोल रहा है, मतलब इसमें हम ये चीज बाइफरकेट नहीं करेंगे कि वो इक्विटी शेयर होल्डर है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब टोटल शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। बात समझ में आ रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? रिजर्व एंड सरप्लस जब भी होता है मालिक का होता है, ओनर का होता है। तो ये पूरा लेंगे, कोई दिक्कत इसको समझने में? तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, दो चीजें हो गई। या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला इधर होता है बेटा टोटल एसेट, इसके बाद यहां पे बच गया दो चीजें, एनसीएल प्लस सीएल। क्लियर है? अपने को निकालना है ये वाला फंड, तो दूसरा इधर से भी तो कुछ फॉर्मूला लग सकता है, लग सकता है नहीं लग सकता? देखो नीचे क्या लगाया है इसने, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। अभी ये बीच वाला फॉर्मूला छोड़ देना, पूरा ये पूरा बीच वाला फॉर्मूला छोड़ देना, नीचे वाला देखना क्या ये ठीक है। इधर जो आपको फिगर आएगी ये टोटल एसेट्स की फिगर होगी बेटा, और इस टोटल एसेट में से अगर ये दोनों कंपोनेंट, यही तो टोटल डेट है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने को क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट का मतलब क्या हो गया? उसमें करंट भी शामिल है और नॉन करंट भी शामिल है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसको समझने में? अब आइए अब मिडिल वाला देखते हैं। देखिए अब यहां इसने क्या लिखना शुरू किया, तो भाई हमारे पास ये जो टोटल एसेट बना है, ये टोटल एसेट किन किन चीजों से मिलकर बना है? कोई दिक्कत? अब इसके भी कंपोनेंट को इसने तोड़ा। देखिए नॉन करेंट एसेट, ब्रैकेट में क्या लिखता है? नॉन करेंट के एसेट कितने तरह का होता है? नॉन करेंट एसेट में दो, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो इसने बोला कि भैया पहले पकड़ो नॉन करेंट एसेट को, मतलब सबसे पहला कंपोनेंट पकड़ो यहाँ नॉन करेंट का। नॉन करेंट में तुमको क्या क्या दिख सकता है? टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, प्लस अगला देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये सारा कौन सा कंपोनेंट पकड़ रहा है? एनसीए का कंपोनेंट पकड़ रहा है। ठीक है, नॉन करेंट का कंपोनेंट इसने पकड़ा माइनस। अब देखना ध्यान से, ये वर्ड आ गया, इसको समझाना पड़ेगा। देखो कैसे होता है, इस दोनों कंपोनेंट में ये आ गया ना। ठीक है, एनसीए प्लस सीए मिलाकर के टोटल एसेट आता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो टोटल एसेट्स की जगह इसने लिख दिया एनसीए प्लस सीए, और टोटल लायबिलिटीज की तरफ हम क्या लिख सकते हैं? टोटल डेट की तरफ माइनस एनसीएल प्लस सीएल। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत समझने में? हम इसी फॉर्मूले को नीचे लेकर के और चल रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, वो एक इसको डिराइव करके बता देते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड निकालने का बोलता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स में दो चीजें होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, और टोटल डेट में भी दो चीजें होती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसको मूव कराओ, एनसीए को एनसीएल के साथ माइनस करो, और सीए को, ब्रैकेट टूटेगा तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली चीजों को एक साथ ले आए, शॉर्ट टर्म वाली चीजों को एक साथ ले आए। ठीक है, अब देखना एनसीए माइनस एनसीएल, और इसको क्या लिख सकते हैं? क्या यही यहां लिखने की कोशिश कर रहा है? यहां यही लिखने की कोशिश कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो कैसे, नॉन करेंट एसेट एग्जांपल छोड़ दो उसके अंदर कि क्या क्या है, तुम सिर्फ बड़ा वाला फिगर पकड़ो। दिस इज नॉन करेंट एसेट। क्या हमारे पास में नॉन करेंट एसेट्स हैं? ठीक है, उसका एग्जांपल छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, अब आ जाओ। उसके बाद हमारे पास में माइनस क्या किया? नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, हमारे पास में नॉन करेंट एसेट नॉन करेंट लायबिलिटीज को माइनस किया। ठीक है, और प्लस प्लस यहां बीच में इसने क्या कर दिया था? वर्किंग कैपिटल। मैंने उसको कहां प्लस किया? बाद में। तो बतवा तो वही निकला भाई। बतवा पता क्या निकला? ये तो निकल रहा है, यही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? मैंने नॉन करेंट लायबिलिटी में से नॉन करेंट एसेट माइनस किया। ठीक है, और प्लस करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी माइनस करके क्या जोड़ दिया उसके अंदर?
वर्किंग कैपिटल। तो आपको ये जो बचा हुआ कंपोनेंट था वो क्या हो गया, आगे बोलिए भाई, कोई दिक्कत इसको समझने में यहाँ तक? तो 3 फॉर्मूला निकला शेयर कैपिटल निकालने, शेयर होल्डर्स फंड निकालने का। पहला फॉर्मूला कि हम बैलेंस शीट से सबसे इजीली शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आइटम होता है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। मतलब हम शेयर कैपिटल को किसके साथ जोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला फॉर्मूला तो भाई ये निकल गया। दूसरा फॉर्मूला क्या निकला, अगर मुझे टोटल एसेट की फिगर पता होगी, टोटल एसेट की, मुझे एनसीए और सीए ना पता हो बेशक, लेकिन अगर मुझे टोटल एसेट की फिगर पता होगी तो टोटल एसेट में से ये पूरा डेट का कंपोनेंट क्या कर देंगे, माइनस। तो ऊपर वाला कंपोनेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। और तीसरा, जब मुझे सब पता हो तो भाई साहब नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी का चेंज को ही तो क्या कहते हैं, तो भाई एनसीए माइनस एनसीएल प्लस वर्किंग कैपिटल। प्लस क्यों किया, बिकॉज सीए माइनस सीएल का जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने का यही 3 तरीका, और यही इस पूरे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में आपके लिए एक डिफिकल्ट बात है, बाकी और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। ठीक है, और अगर आपको बैलेंस शीट अपने दिमाग में रिवॉल्व कराने आता है तो आपको पता है कि भैया मुझे अपर मोस्ट सेगमेंट चाहिए, तो अपर मोस्ट सेगमेंट जो चाहिए मुझे अपनी बैलेंस शीट का, तो या तो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को प्लस कर दीजिए, या नहीं तो बाकी कंपोनेंट्स का, ठीक है, क्या कर लीजिए, प्लस माइनस निकाल लीजिए, ऊपर वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तीसरा और भी एक तरीका हो सकता है, क्या, इस साइड का अगर टोटल फिगर दिया हो, टोटल लायबिलिटी दी हो, उसमें से आप अगर एनसीएल और सीएल का अमाउंट माइनस कर लीजिएगा, तब भी तो आपको ये ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। करके दिखाएं। मान लो यहाँ 100 रुपया लिखा है, ठीक है, एनसीएल अगर मान लो 50 रुपए का है और सीएल 10 रुपए का है, तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं निकल जाएगा, कितना निकल गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये तीनों आपको देखो, इसके अंदर की चीजों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि तुमको ये हेडिंग तो दी ही होगी बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग दी रहती है, ठीक है, दी रहती है, नहीं दी रहती है, दिख जाती है। चलो आगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये सब उसके अंदर शामिल होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी हेडिंग दी रहती है, दी रहती है, बिल्कुल। करेंट एसेट्स हेडिंग दी रहती है, करेंट लायबिलिटीज हेडिंग दी रहती है, दी रहती है। आपको बस यही तो याद रखना है, नॉन करेंट एसेट में नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, उसमें वर्किंग कैपिटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो गया बात। आपका शेयर होल्डर्स फंड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड जहां आपका निकला, बाकी काम आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है बनाने में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो यहां बोलता है कि हमारे पास में डेट टू इक्विटी रेशियो में पहला अपने को डेट चाहिए, दूसरा अपने को इक्विटी चाहिए। डेट के लिए इसने क्या बोला, डेट के लिए अब डेट की बात करते हैं, इक्विटी की तो बात मैंने यहाँ शेयर होल्डर्स फंड की आपको समझाई, अब डेट की बात करते हैं। डेट का पहला फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये आपको कहां मिल जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर, ठीक है। आई अगला फॉर्मूला एक और बोलता है, नेक्स्ट बोलता है और अगर ऐसे ना निकाल पाओ तो फिर देख लो बैलेंस शीट को, आपने को क्या चाहिए, डेट फंड चाहिए ना, तो भाई साहब एनसीएल और सीएल दोनों मिला के टोटल डेट होता है, तो टोटल डेट अगर दिया हुआ है किसी को तो वो कैसे निकालेगा लॉन्ग टर्म डेट, टोटल में से सीएल क्या कर देगा, माइनस कर देगा। देख लो भाई, टोटल डेट में से आप करेंट लायबिलिटी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तभी भी आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म। मतलब ये मान लो कि अगर कुल 60 रुपया है और उसमें से करंट लायबिलिटी 10 रुपया है, तो एनसीएल कितना हो गया, 50। कैसे निकाला, टोटल डेट की फिगर 60 रुपया, उसमें से करंट लायबिलिटी की फिगर, तो बच कितना गया, 50 रुपया, क्या एनसीएल। थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, ये वाला फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझते हैं क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा, पूंजी। पूंजी कितने सोर्स का लगता है, ओन्ड और बोरोड। अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, टोटल कैपिटल जितना रुपया एम्प्लॉयड है उसमें से अगर ओन्ड फंड माइनस कर दिया तो क्या निकल जाएगा, बोरोड फंड। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको बहुत डिफरेंट तरीके से क्या हो सकता है, चीजें दी जा सकती हैं,
बस आपको ये चीज देखना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला का थोड़ा झोल झाल है, और आपको उस पूरे झोल झाल को समझने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके माइंड में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर बैलेंस शीट को ही तोड़ना मरोड़ना है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर तोड़ना मरोड़ना है और चीजें निकालनी। क्लियर है? आइए, बोलता है कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो फिर इसमें आपको ये बाकी चीजें और कंफर्टेबल होकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट में आप याद रखिए, डेट निकालने का सबसे आसान तरीका, जितनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और जितने लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उनको ऐड कर दीजिए। पहला, या तो अगर ये नहीं दिया हुआ है तो टोटल कर्ज में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो लॉन्ग टर्म कर्ज होगा और वही आपका डेट कहलाता है। और तीसरा, कैपिटल इंप्लॉयड में से वो वाला कंपोनेंट माइनस कर दीजिए जो ओनर्स फंड का है, तो बचा हुआ पैसा क्या होगा, बोरोड फंड होगा, ठीक है। चलिए, अब एज पर सीबीएसई गाइडलाइन बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन बातों को हम बाद में करेंगे, ठीक है। उन बातों को अपने को अभी देखने से कुछ मतलब भी नहीं बनता है, पहले हम लोग चीजें समझ जाएं, उसके बाद कुछ देख पाए। अब हम लोगों को इसका बस ये वाला पैराग्राफ पढ़ के समझना है कि क्या कह रहा है ये। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ मिलेगा, अपने को पता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर नॉन करेंट लायबिलिटीज, पता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी बैलेंस शीट के नॉन करेंट लायबिलिटीज में मिलेगा, ये भी पता है, ठीक है। आइए, अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मींस दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग और एक्सटर्नल डेट एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर्स फंड। बोलता है एक हाई डेट टू इक्विटी रेशियो ये इंश्योर कर रहा है, ये बता रहा है कि भैया ये कंपनी बोरोड फंड पे ज्यादा रिलाई कर रही है बनिस्बत के कौन से फंड पे, ओनर्स फंड पे, ठीक है। ओनर्स फंड पे ये कंपनी लाई नहीं कर रही है, ये कंपनी लाई कर रही है किसके ऊपर, बोरोड फंड के ऊपर। मैंने बोला था ना तुमको पूछ के आने के लिए, बोला था ना सुबह में, बोला था ना सुबह में पूछ के आने के लिए, आप आए पूछ कर। इसलिए कहते हैं ना बेटा, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। अगर आपको दूसरे बैच के साथ में फॉलो करना है, यू शुड हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी मेरा प्लान ये कि इनको मैं ये पूरा फंड समझाऊंगा, उसके बाद इनकी क्लास ऑफ करूंगा, ब्रेक करूंगा इनकी क्लास को, ठीक है। फिर आप आ जाए हैं, फिर आप कहिए कि सर हम बिना पढ़े हुए चले गए। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आप लोग सुनने को ही रवेदार नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। A high debt to equity ratio means that the enterprise is depending more on borrowing or external debt as compared to the shareholders fund. In effect, lenders are at high risk and have lower safety. इस पॉइंट पे बाबू हम लोग बात करेंगे। इस पॉइंट पे आपके इनपुट चाहिए, बताइए क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा कि भाई अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो है तो लेंडर्स आर एट हाई रिस्क, बिकॉज कंपनी का बेस कमजोर है। कैसे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, और एक बात पे हम एग्रीड हैं, और बताइए। तो बोल दिया, और कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाएगी। ये सब बीएस का पॉइंट निकाल रहे हैं आप तो, ठीक है। कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाएगी, अकाउंट्स के पॉइंट पे आके बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, कंपनी के मोस्ट ऑफ द एसेट्स कहां से फाइनेंस्ड हैं, ओनर्स फंड से फाइनेंस्ड है या बोरोड फंड से फाइनेंस्ड है, बोरोड फंड से फाइनेंस्ड है। ऐसे में कंपनी के ऊपर पता है क्या रिस्क है, एक तो फाइनेंशियल रिस्क है ही है। क्या फाइनेंशियल रिस्क है, लेंडर इस बात के रिस्क पे है। अब देखो, मान लो कि मेरी कंपनी है, हम कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपए का एसेट है, 10 में से 8 रुपए का एसेट फाइनेंस्ड है डेट फंड से। तो भाई 8 रुपए का एसेट सिर्फ फाइनेंस थोड़ी है। अगर मान लिया कि हम रीपेमेंट में चूकेंगे, तो भैया रिकवरी भी कहां से होगी,
उसी एसेट है ना। अच्छा इमेजिन करो कि तुमको दो कंपनी दी गई है, तुमको दो कंपनी में पैसा लगाने के लिए बोला गया, दो ऑप्शन में से सर्च करने के लिए बोला गया। एक ऑप्शन कंपनी के पास 10 रुपए के ही एसेट्स हैं, दूसरे में भी कंपनी के पास 10 रुपए के एसेट्स हैं। पहली वाली कंपनी के 10 रुपए में से 8 रुपए का एसेट ओनर फंड का है और दूसरे में 10 रुपए में से 8 रुपए का एसेट बोरोड फंड का है। कौन सी कंपनी स्ट्रांग है? काहे आप बोल रहे हैं? यही तो इसका ही तो एक्सप्लेनेशन बोलना है ना। क्योंकि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अगर ये कंपनी दोनों में से कंपनियां डूबती हैं तो कौन से वाले लेंडर को ज्यादा एश्योरेंस है कि मेरा पैसा वापस मिल जाएगा? बिकॉज वहां पे मांगने वाले लोग क्या हैं, बांटने वाले लोग क्या हैं? कम। मांगने और बांटने वाले लोग का मतलब एक ही हुआ, मतलब कि किनके बीच में पैसा बटना है एसेट को बेच करके। मतलब पहली वाली कंपनी में वो दो ही लोग हैं, ऐसा मान लो कि 2 ही रुपए के बराबर के लोग हैं, लेकिन दूसरे वाली कंपनी में कितने रुपए के बराबर के लोग हैं? 8 रुपए, क्योंकि 8 रुपए आपने क्या ले रखा है? लोन। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपकी कंपनी आज पैसा नहीं दे पाती है और एसेट बिकता है तो 8 रुपए के बराबर के लोग उस एसेट में से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? अपना शेयर। और पहले वाले केस में कितने लोग कर रहे हैं? 2 ही रुपए के बराबर के लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले लेंडर को रिस्क कहां होगा? इस वाली कंपनी में, इस वाली कंपनी में? इस वाली कंपनी में ज्यादा रिस्क है। बात समझ में आ रहा है? तो हाई डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा कौन लोग देखते होंगे? कंपनी के मैनेजर्स देखते होंगे या लेंडर्स देखते होंगे? लेंडर। ठीक है, कि हम जिस कंपनी को फंड, समझ में आई बात की क्या बात कर रहे थे? अगर हम किस कंपनी को फंड दे रहे हैं वहां का डीई कम देखेंगे या डीई ज्यादा देखेंगे? डेट इक्विटी। ठीक है, डेट इक्विटी वहां का कम देखेंगे या ज्यादा देखेंगे? कम कम कम। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा डेट में पहले ही वो कंपनी ले चुकी है तो अब उसको डेट देने से पहले इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, जो कंपनी जो डेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो 2 बार इंट्रोस्पेक्ट करेगी कि भैया इसको कर्ज दें कि नहीं दें। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई सब? ठीक है, चलिए तो देखिए आगे बोलते हैं ऑन द अदर हैंड लो डेट टू इक्विटी रेशियो मींस दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर, एंटरप्राइज कहां ज्यादा डिपेंड कर रहा है? मोर ऑन शेयर होल्डर्स फंड देन एक्सटर्नल इक्विटीज। इन इफेक्ट लेंडर्स आर एट लोअर रिस्क एंड हैव हायर सेफ्टी। मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया पक्का? चलिए आगे। आइडियल रेशियो नॉर्मली 2:1 इज कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट रेशियो। ठीक है, नॉर्मली। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मली जो आप स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं ये बोलते हैं कि लिक्विड रेशियो में 1:1 स्टैंडर्ड होना चाहिए, करंट रेशियो में 2:1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी 2:1 होना चाहिए, ये कैसे निकलता है? ठीक है, इसके पीछे क्या मेथड होता है? ठीक है, इंडस्ट्री वाइज रेशियो चेंज होता होगा सर, आप स्टैंडर्ड कैसे बात कर लेते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड 2:1 क्या हर इंडस्ट्री के ऊपर अपेयर हो जाएगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत वोलेटाइल होती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत ज्यादा इक्विटी पे फोकस करती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत ज्यादा डेट फंड पे फोकस करती है। ठीक है, तो बाबू स्टैंडर्ड जो निकलता है ना, स्टैंडर्ड एक जनरल कैटेगरी होती है, इसमें भी इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड एजेंसी है, एएमसी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का काम करती है, तो वैसी कंपनी में आइडियल रेशियो 2:1 नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी ज्यादा किस चीज पे काम करती है? बोरोड फंड पे काम करती है, बोरोड फंड पे काम करती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री वाइज आपके बोरोड फंड मतलब कि ये जो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। आगे बात करते हैं। बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो इज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ठीक है, दिस रेशियो assesses long term financial position and soundness of the long term financial policies of the enterprise. It also indicates the extent to which the enterprise depends on the borrower funds for its business. मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई वो कंपनी कितना ज्यादा बोरोड फंड पे रिलाई करती है। हाई डेट इक्विटी रेशियो का एक फायदा भी होता है। ठीक है, हाई डेट इक्विटी रेशियो ये शो करता है, एक तो शो करता है कि भैया बिजनेस के ऊपर जो कंपनी है उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क है, ये तो शो करता है, लेकिन ना एक पॉजिटिव पॉइंट भी शो करता है। बता सकते हैं हाई डेट इक्विटी रेशियो क्या पॉजिटिव पॉइंट शो करता होगा? लगाओ बुद्धि। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आ जाता होगा, टैक्स पेमेंट कम है। ठीक है, चलिए वो तो कोई पोजीशन नहीं शो कर रहा ना। ठीक है, वो तो हाँ, हम
यही सुनना चाह रहे थे। और उसका एक वर्ड में लेंडर, इन्होंने बोला कि लेंडर का ट्रस्ट ज्यादा है, एक वर्ड। तो अपने कमिटमेंट पूरा करते हैं, वही बात। अब पता है आप लच्छेदार बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बनियागिरी पे उतर है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अरे भाई एक चीज बोलो ना, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, हो गया बात खत्म। क्रेडिबिलिटी सबको समझ में आता है ना, ठीक। बस हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि क्रिसिल ने उसको रेटिंग क्या दे रखी है। क्रिसिल जानते हैं क्या कौन है? हाँ ठीक है बोल रहा है क्रिसिल। ये जो सिविल स्कोर क्या होता है? हाँ ठीक है। तो अच्छा, इंडिविजुअल का सिविल स्कोर होता है, कंपनी का भी सिविल स्कोर होता है, कंपनी का भी सिविल स्कोर होता है, ठीक है। कंपनी का सिविल स्कोर डिजिट में, अल्फाबेट्स में होता है, ए, ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, ए प्लस प्लस प्लस, ए माइनस, ठीक है, ऐसे करके होता है। हाँ ठीक है, ए डबल, वो तुम तुक्का मारा, लेकिन ए डबल माइनस भी होता है। हाँ बेटा तुमने तुक्का, क्या होता है ये? ए रेटिंग्स क्या होती है बताना, बी रेटिंग्स होती है कि नहीं होती? बी रेटिंग्स नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, देखिए एक इंडस्ट्री, एक एजेंसी है इंडिया में जिसको बोलते हैं क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी करके। क्रिसिल है, इकरा है, कारे है, 3 एजेंसी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो क्रेडिबिलिटी चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि श्रेया को लोन लेना है, ये मेरे पास आई कि सर मेरे को 10 लाख रुपए लोन दे दीजिए, ठीक है। मान लिया कि हमें फाइनेंसिंग एजेंसी, हम इसको कैसे लोन दे देंगे? इसका सिविल स्कोर चेक करने, ये सिविल स्कोर इज द क्रेडिबिलिटी स्कोर, ठीक है, कि अभी तक वो सिविल स्कोर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, या उसके अंदर कौन से यू कैन से क्या कह सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो सिविल स्कोर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो सिविल स्कोर बनता है आपके पास्ट परफॉर्मेंसेस के हिसाब से। जैसे अगर इन्होंने पहले कोई लोन लिया था, मान लिया इनके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू है, ठीक है, या इन्होंने पहले किसी चीज के लिए इंस्टॉलमेंट ले रखा है, बजाज फिनसर्व का इन्होंने लोन ले रखा है, या कुछ भी ऐसा ले रखा है, तो क्रेडिबिलिटी और द सिविल स्कोर डिपेंड्स ऑन कि वो कितना अच्छे से, कितना टाइमली, कितना प्रॉपर्ली अपने प्रीवियस क्रेडिट्स को अरेंज और मैनेज कर रही, ठीक है। अगर इन्होंने अपने पेमेंट सही टाइम पे नहीं डाले, ठीक है, पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट सबको समझ में आता है, टाइम पे ईएमआई नहीं दी है, टाइम पे इन्होंने डिफॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स इन्होंने प्रॉपर्ली सेटल नहीं किए हैं, तो इनका क्रेडिट स्कोर क्या हो जाएगा? कम। दैट इज कॉल्ड सिबिल, उस स्कोर का नाम होता है सिबिल, ठीक है, CIBIL, सिबिल स्कोर, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इनके नाम का कितना लोन है? ठीक है, पूछताछ से नहीं पता चलेगा, ठीक है। एजेंसी के पास में इनका डेटा कैसे जाएगा पता है? अगर इन्होंने फॉर्मल लोन्स लिए होंगे, अगर मान लो इन्होंने मेरे से लोन ले लिया, तो क्या वो सिबिल की क्रेडिबिलिटी में आएगा? नहीं। जहां इनका पैन कार्ड जाएगा, ठीक है, वैसे लोन्स जो फॉर्मल लोन्स होंगे, जहां पे इनका इंडिविजुअल पैन कार्ड यूज हुआ होगा, वो सारा ट्रेसेबिलिटी में चला जाता है। ट्रेसेबिलिटी समझते, ट्रेस समझते हैं ना, ठीक है, वो सारा ट्रेसेबिलिटी में चला जाता है, और उस ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से क्या होता है? सिविल स्कोर जनरेट होता है, ठीक है। उसका कोई सिविल स्कोर नहीं होगा, नहीं, उस पर तो फिर कुछ नहीं चेक करेगा फाइनेंशियल में, उसमें फिर आपको इनकम टैक्स के रिटर्न, नहीं आंख बंद करके नहीं देगा, फिर उसमें आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न शो करने पड़ेंगे, ठीक, कहीं ना कहीं से वो बेसिस तो लेगा ना कि आपके पास में पैसा रीपे करने की क्षमता है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो आप लोन ले लिए, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी सिविल स्कोर से चेक हो जाएगी कि भाई आपने 1 लोन लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, आपने इंस्टॉलमेंट भर रहे हो कि नहीं, आप क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम से पे कर रहे हो कि नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो तब तो जब आप एक बार लोन ले लिए तो आप आ गए ट्रेसेबिलिटी के अंदर, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो देयर इज नो ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल, ठीक है। तब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पिछले 3 साल का इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बोल दिया, पिछले 3 साल का आपके पास में इनकम टैक्स का क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। उसके बिना आपको कोई भी लोन सैंक्शन नहीं होगा, चाहे आप पर्सनल लोन की बात करें, चाहे आप बिजनेस लोन की बात करें, ठीक है। अच्छा, एक बार लोन लेने के बाद फिर अब आगे आपके लोन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिबिलिटी स्कोर कैसा है। बात समझ में आता है? अब वही मैं बोल रहा था कि एक हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मैक्सिमम रिस्क की बातें करता है, मैक्सिमम रिस्क की बातें करता है, लेकिन एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट रखता है। क्या पॉजिटिव इंटेंट रखता है? कि भाई अगर आपका स्कोर, अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, तो ये एटलीस्ट इतना तो बताता है कि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, मतलब आपको लोन मिल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फंड्स आपके पास में है। अब कितने बिजनेस रिस्क हैं, कितना रिस्क आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जा रहा है, ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारी बातें भी हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये देखने को मिलता है कि भैया आपको लोन मिल रहा
क्लियर है यहाँ तक बात? अब आइए कुछ स्मॉल कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन है, 2-4 इलस्ट्रेशन देखते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक करके फिगर्स देखनी पड़ेगी कि व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर और मुझे क्या निकालना है। ठीक है, यहाँ बस ये फॉर्मूला, ये सिर्फ आपको यही कष्ट देगा, ये वाला पोर्शन कष्ट देगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही चीज निकालने का अलग अलग क्या है, अलग अलग फॉर्मूला है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं। सबसे पहले बोलता है शेयर कैपिटल, तो ये शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, आएगा। ठीक है, इक्विटी में आएगा कि नहीं आएगा, इक्विटी में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जनरल रिजर्व क्या इक्विटी में आएगा, रिजर्व है, आना चाहिए। ठीक है, अच्छा सरप्लस बैलेंस ऑफ एसपीएल क्या इक्विटी में आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चलो अच्छा ठीक है, इक्विटी में और कोई एलिमेंट आएगा, देखो तो जरा इक्विटी में और कोई एलिमेंट। ये तो भैया अपना लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को भी हम लोग कहाँ रखते हैं, डेट के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर्स आपका एलटीडी में चला जाएगा, डेट के अंदर चला जाएगा, ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, डेट के अंदर। इसके बारे में बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पे किसी काम का है नहीं, कि एनसीएल है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या नॉन करंट लायबिलिटी है, नहीं। करंट लायबिलिटी का अपने को कोई काम है नहीं, ठीक है। तो ये 3 फिगर ऐड करेंगे, इक्विटी आ जाएगा, ये 2 फिगर ऐड करेंगे, डेट आ जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी बन जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसको समझने में? चलो आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोलता है आपके पास में टोटल एसेट्स हैं। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आपको वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो फॉर्मूला ऊपर लगा, समझ रहे हैं बात? अब यहां पे वो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है। अब आपके पास में यहां नया कंपोनेंट आ गया, टोटल डेट दैट इज एक्सटर्नल डेट। सारे एक्सटर्नल डेट मिला के कितना है आपके पास में बेटा, 1 लाख, जिसमें से करंट लायबिलिटीज आपके पास में कितनी दी हुई है, 50,000। तो भाई अगर हम ये दोनों पॉइंट को देखें तो टोटल डेट इज इक्वल टू एनसीएल प्लस सीएल होता है, ठीक है। टोटल डेट की फिगर 1 लाख है, सीएल की फिगर 50,000 है, तो एनसीएल निकल गया अपना। एनसीएल कितना निकल गया, 50,000। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब आइए, अब बोलते हैं कि ठीक है चलो एनसीएल मतलब अपना डेट कंपोनेंट तो निकल गया, लेकिन इक्विटी कंपोनेंट निकालना है। अब इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकाले भाई? अब देखिए टोटल एसेट्स दिया हुआ है, तो भाई जो यहाँ टोटल एसेट्स की फिगर होगी वही तो इस साइड भी फिगर होगी। बैलेंस शीट का दोनों मुंह तो बराबर होता है, तो अगर आपको टोटल एसेट की फिगर दे दिया तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड का भी टोटल तो क्या होगा, उतना ही होगा, सेम होगा। और इस फिगर में से अगर आप इस टोटल डेट को माइनस कर लेंगे, देखो तो यहाँ कौन कौन सी फिगर होगी देख लो बेटा। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड होगा, एनसीएल होगा, सीएल होगा। एनसीएल और सीएल की फिगर दे रखी है ना, किस रूप में दे रखी है, टोटल डेट्स के रूप में दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप इस टोटल एसेट्स में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, शेयर होल्डर्स फंड ही बचेगा। मतलब कि सारा खेल किस चीज का है, इस बैलेंस शीट को समझने का। अगर बैलेंस शीट को समझ गए तो आपका आधा काम तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? देख लो यही काम किया है, कैसे निकाला है इसने, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया। बोलिए भाई समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़िए। अगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट लग रही है तो आप बीच में टोक सकते हैं, इस तरह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से इतना स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है, और बस अप्रोच वही रखिएगा, ठीक है। जो आपका मेन किताब है उसको बना डालिए और साथ में ऑल इन वन बना करके खत्म कीजिए मामला, ठीक है। हाँ वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ भैया ठीक है मेरा ऑल इन वन में निकल रहा है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको ना थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, बाहर से निकल जाएगा शेयर होल्डर फंड, और इधर तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 10% डिवेंचर हो गया, बात खत्म। और कहाँ है लॉन्ग टर्म फंड्स में, ठीक है, सिर्फ 10% डिवेंचर, बाकी करंट लायबिलिटी अपन लेते ही नहीं। मीटिंग खत्म हो गया सर, मीटिंग खत्म हो गया, अच्छा रहने दो मीटिंग खत्म हो गया, अब उसमें बहुत ज्यादा 10 करने की जरूरत। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो चलने दो बेटा, उसी को चलने देना, जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है उसी को चलने दो, ठीक। रिकॉर्ड हो जाएगा ना? यस सर। ठीक। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी। अब अपने
को इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, और यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, ठीक है। अब ये क्या है, सरप्लस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब ये डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, वहां से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड कीजिए, डेट निकल गया, इक्विटी निकल गया, हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों से अपना क्या निकल जाएगा, इन दोनों से, हाँ एनसीएल निकल जाएगा, मतलब डेट निकल जाएगा। आइए अब अपने पास में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट, अच्छा ये दोनों से तो अपना डेट निकल गया, अगला चीज क्या निकालना है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड निकालने का डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है, चेक कर लीजिए, क्या शेयर कैपिटल दे रखा है, क्या जनरल रिजर्व दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब घुमावदार तरीके से निकालना पड़ेगा। अब घुमावदार तरीके के लिए आपको यहां देखिए क्या दिख रहा है, एनसीए और सीए, ये दोनों मिला के टीए हो जाएगा, टोटल एसेट हो जाएगा। टोटल एसेट में यही दो चीज होती है ना भाई। अच्छा टोटल एसेट में हो जाने के बाद अब ध्यान दीजिए, ये एनसीएल है और ये सीएल है, तो ये टीडी हो जाएगा, टोटल डेट। टोटल एसेट में से अगर अपन टोटल डेट माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पॉइंट निकल जाएगा। सिर्फ आपको बैलेंस शीट बाबू अगर आप अपने दिमाग में घुमा लिए ना, आपका सब काम निकल जाएगा, ठीक है। वहां से टोटल एसेट निकाला, यहां से टोटल डेट माइनस किया, उसमें से जो बच गया वो क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। देखो यही काम किया होगा, नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट को जोड़ा, उसमें से माइनस कर दिया क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अपन चाहे तो इस तरीके से कर लें, ठीक है, या अपन अगर फिगर याद रखते हैं, हेड याद रखते हैं बैलेंस शीट का, तो भैया ये शेयर होल्डर्स फंड निकालना है, उसके नीचे नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती है, इसी को हम लोग टोटल लायबिलिटी बोलते हैं या टोटल डेट बोलते हैं। इधर एनसीए और सीए होता है, इसी को हम लोग टोटल एसेट्स बोलते हैं। टोटल एसेट्स की फिगर में से टोटल डेट की फिगर को माइनस कर लेंगे तो ऊपर वाला फिगर क्या हो जाएगा, फट से निकल जाएगा। क्या कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर समझ का खेल है। अरे रुक तो जा बाबा, रुक तो। आई कितना प्रूफ है सब दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 44 मतलब चेंज नो चेंज वाला क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। पता है आप लोग का दिमाग एक बार बंद कर लीजिएगा तो फिर आप अगर काम कीजिएगा नहीं, मेरे को पता है। एक बार इसको बना करके देखिए, प्रयास कीजिए। चेंज नो चेंज वाला क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे कल के क्लास में, इसको जब तक हम लोग खत्म नहीं कर लेंगे क्लास इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। क्या? हाँ तो इसीलिए तो हम कह रहे थे ना, बस यही क्वेश्चन एक समझा देते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन समझा देंगे ताकि आप बाकी चेंज नो चेंज डिफाइन कर पाए, ठीक है। आइए बोलता है अज्यूमिंग दैट द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1, तो भाई क्या कर लेंगे, फिगर कितना ले लेंगे, कोई भी फिगर ले लीजिए, 2 लाख अपॉन 1 लाख ले लीजिए, बन गए 2:1 का रेशियो, ठीक है। अब बोलता है कि ये सारी चीजें उस पर क्या इफेक्ट डालने वाली है, क्लियर है। देखिए पहला हम नहीं बताएंगे, आप भी इसको पढ़े बिना जानने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे होगा। परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, बोलिए भाई। लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, चेक कर लीजिए यहाँ आंसर। समझ में आ रहा है, आपका माइंड क्लिक कर पा रहा है सबका। भाई साहब आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, ठीक है, जिसके लिए आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया, अपन को कौन सा 2 कंपोनेंट देखना है, पहला कंपोनेंट डेट, दूसरा कंपोनेंट इक्विटी। डेट पे कोई इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पे क्या शेयर कैपिटल बढ़ा घटा, क्या रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा घटा, नहीं बढ़ा घटा ना। लेकिन डेट में कुछ चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, लॉन्ग, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखता है कि लॉन्ग टर्म लोन है, तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, तो आपका न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर सेम रह गया, तो रेशियो में क्या चेंज आएगा, रेशियो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यही चीज आपका एग्जाम में गलत हो सकता है, बात समझिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपको कमांड नहीं होगा या थोड़ा सा भी आप इधर से उधर मिस्टेक किए तो बस गड़बड़ा जाएगा मामला, तो इसका प्रैक्टिस आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आइए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 40,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। अब ध्यान से देखिएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 40,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। सबसे पहले चेक कीजिए डेट फंड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या,
क्या कोई कर्ज लिया या कोई कर्ज घटाया? क्या लोन इनटेक है या रिडम्पशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं, क्या इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है? क्या हुआ है? लॉस। लॉस का अल्टीमेट इफेक्ट, अल्टीमेट सबसे फाइनल इफेक्ट कहां जाता है? कैपिटल पे, रिजर्व एंड सरप्लस पे। ठीक है, वो भी डायरेक्टली इक्विटी पे नहीं जाता है, कहां जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस पे। वो भी कौन से एलिमेंट में? सरप्लस, दैट इज द बैलेंस ऑफ एसपीएल। अब क्या इफेक्ट जाता है, जज कर पा रहे हैं? माइनस इफेक्ट जा रहा है। न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर डिक्रीजेस। मैथ्स के हिसाब से सबको पता है भाई रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 40,000 फॉर 50,000 कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज हुआ? बैलेंस ऑफ एसपीएल में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया? 10,000 रुपए से बढ़ गया। बोलो भाई, ओके है सबको? ठीक है, आगे चलो। इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होना चाहिए? मेरे को तो लगता है डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, शेयर कैपिटल वाला कंपोनेंट क्या हो गया? बढ़ गया। डेट रिमेन्स द सेम, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर बढ़ गया। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, काहे नो चेंज? कैश से तो कोई मतलब ही नहीं था। इक्विटी शेयर कैपिटल जितना बढ़ा उतना ही रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो गया? घट गया। मतलब डिनोमिनेटर में एक पोर्शन बढ़ा और उसी का दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? घट गया। सबको पता है ना क्या एंट्री होती है? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोनस की इशू यही होती है, या तो एसपीएल डेबिट करते हैं या तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट करते हैं। तो भैया रिजर्व एंड सरप्लस घट गया और उतने ही रुपए से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चलो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, बताओ तो क्या होगा? डेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है भाई। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट क्या हो गया? घट गया। आपके नीचे वाले इस पे इक्विटी फंड पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। चेक कर लीजिए 6 नंबर पॉइंट, सॉरी कहां के? रिडम्पशन 6 नंबर पॉइंट। लगाइए दिमाग। किस? अब देखिए, अब आपका किताब वाला यहाँ क्या काम किया, अब दिमाग लगाइए, बुक्का वाला काम किया। अब एक कंसेप्ट याद कीजिए, डिवेंचर ट्रीटेड एज करंट मैच्योरिटीज पढ़ाए थे, जहां पे ड्रॉ लॉट होता है उसमें बहुत सारा ईयर कर करके पढ़ाए थे कि अगर 12 महीना के अंदर डिवेंचर को रीपे करना है तो 2 भाग में उसको तोड़ते थे। ठीक है, इतना रुपया करंट लायबिलिटी होगा, इतना रुपया एनसीएल होगा। याद कीजिएगा, अगर कैश फ्लो टाइमलाइन पे पढ़ाए थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अच्छा, कुछ याद आ रहा है। देखो क्या था, जैसे बोलते थे कि 5 लाख का डिवेंचर है, उसको 5 इयर्स में हमको क्या करना है? रिडीम करना है। तो बोलते थे कि देखो 5 लाख में से पहला 1 लाख रुपया रिडीम होगा, 1 लाख रुपया अगले साल रिडीम होगा, तो वो करंट लायबिलिटी हो गया, और बचा हुआ 4 लाख रुपया क्या हो गया? नॉन करंट। यहाँ पे वही खेल किया है वो। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के आइएगा, हम वो पीडीएफ आपको भेज चुके हैं और बाकी डीके गोयल में भी होगा। अगर आपको डाउट होता है फिर हम अच्छे से और बढ़िया से समझाएंगे। आया था? ठीक ठीक। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, बोलिए भाई। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर से मान लिया, कन्वर्टेबल डिवेंचर तो भैया हमारा ऊपर डेट वाला कंपोनेंट घटा और इक्विटी वाला कंपोनेंट बढ़ा, तो उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कि क्या दिख रही। ठीक है, समझ आ रहा है पीछे सबको? आगे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, चेक कीजिएगा इसको पूरा। यहां पे भी बहुत सारा गेम है। क्या लिखता है? होप तो आपको समझ में आ गया होगा। बाबू, जब हम लोग फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इज इट अ सर्टेन इवेंट और अन अनसर्टेन इवेंट? सर्टेन इवेंट। और जैसे ही सर्टेन इवेंट होता है, हम सर्टेन इवेंट के लिए क्या बना लेते हैं? हमेशा प्रोविजन। डिविडेंड जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना रिजर्व एंड सरप्लस क्या कर देते हैं? बुक कर लेते हैं। डिविडेंड हम पे कहां से करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस से। तो भाई क्या कहता है, देखिए, बोलता है टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स फंड हैव डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज किया?
एप्रोप्रिएटेड फॉर डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने डिविडेंड देने के लिए क्या कर लिया, एप्रोप्रिएट कर लिया, रोक दिया, ठीक है, उतने अमाउंट से हमारा शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया, कम गया, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म डेट्स रिमेन अनचेंज, लॉन्ग टर्म डेट से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया, घट गया, मतलब डिनोमिनेटर कम गया और न्यूमरेटर जहां का था वही है, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रही बात। नोट, upon the declaration of dividend by the company, profit to the extent of dividend declared becomes a current liability, hence shareholders funds are decreased and current liabilities are increased by the amount of dividend declared। मतलब ये करंट लाइबिलिटी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ना कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से। हम क्या एंट्री करते हैं, एंट्री याद है, एंट्री याद है, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, नहीं आता, ठीक है, या एसपीएल अकाउंट डेबिट करेंगे या रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। और जब तक ये डिविडेंड पे नहीं होगा तब तक डिविडेंड पेबल कहां शो होगा, करंट लायबिलिटीज में, बिकॉज नेक्स्ट फाइनेंशियल में वो क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व का बैलेंस घटा है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म डेट्स में कुछ भी चढ़ा नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं शो करते हैं, बिकॉज जैसे ही ये डिविडेंड रेटिफाई होगा तुरंत आपको ये डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप कनेक्ट कर गए होंगे। आप अपनी